कयामत आने से ठीक पहले मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था पास की एक छोटी सी दुकान पर जाना और वहां से पैराक्वाट कीटनाशक की 10 बोतलें खरीदना। फिर मैंने उन सबको एक ही बार में गटक लिया, क्योंकि जब लाल कोहरा छाएगा और कयामत शुरू होगी तो दुनिया के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। हर कोई उस आखिरी तरल पदार्थ के आधार पर अपनी एबिलिटी जगाएगा जो उसने पिया होगा। किसी ने बबल टी पी थी तो वह एक गैटलिंग गन में बदल गया, जिसका हर एक मोती आधी सड़क को उड़ाने की ताकत रखता था। किसी ने मिक्स्यू की पीच आइस टी पी थी, उसकी मिठास इतनी बढ़ गई कि जिसे वह छू ले वह पागलों की तरह नाचने लगे। किसी ने वांग लाओ जी पी थी, वह आग को शांत भी कर सकता था और आग लगा भी सकता था। उसका एक थूक पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म था। 3 मिनट पहले मैं यूनिवर्सिटी टाउन की पिछली गली में स्थित उस छोटी सी दुकान पर पहुंचा था। मैंने काउंटर पर अलग अलग रंगों की 10 प्लास्टिक की बोतलें सजा दी। मालिक, हिसाब करो। दुकान का मालिक 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस वक्त वह काउंटर पर रखी चीजों को फटी आंखों से देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। पीले रंग का पैराक्वाट, हरे रंग का डीडीवीपी, लाल रंग का कीटनाशक और कुछ ऐसी बोतलें जिनके ब्रांड का नाम तक नहीं पता था। तेज खरपतवार नाशक और चूहों को मारने वाली दवा। हर बोतल पर एक डरावनी खोपड़ी और हड्डियों का निशान बना था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मालिक की आवाज पूरी तरह बदल गई थी। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, पर ऐसी बेवकूफी मत करो। उसे लगा मैं पागल हो गया हूँ। उसने 17 सालों में नमक, शराब, स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदने वाले तो बहुत देखे थे, यहाँ तक कि आधी रात को कंडोम खरीदने वाले भी, पर ऐसा कोई नहीं देखा जो दुकान में घुसते ही बिना कुछ कहे सारे जहरीले कीटनाशकों को काउंटर पर ढेर कर दे। इनमें से कोई भी एक बोतल एक हट्टे कट्टे आदमी को यमराज के पास भेजने के लिए काफी थी। क्या यह लड़का अपनी मौत का दावत दे रहा है? मैंने मालिक की हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजरें दुकान के धूल भरे कांच के दरवाजे से बाहर मटमैले आसमान की ओर टिकी थीं। दूसरों को नहीं पता था, पर मुझे अच्छी तरह मालूम था। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। 3 मिनट बाद एक रहस्यमयी लाल कोहरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। दुनिया के नियम बदल जाएंगे, सारे पेड़ पौधे और जानवर खौफनाक तरीके से म्यूटेंट बन जाएंगे और इंसान अपनी शक्ति उस आखिरी चीज के आधार पर जगाएंगे जो उन्होंने कोहरा आने से 10 मिनट पहले पी होगी। पिछली जिंदगी में मैंने इस लाल कोहरे में 10 साल तक संघर्ष किया था। उस वक्त प्यास के कारण मैंने एक बोतल मिनरल वाटर पी लिया था। नतीजा यह हुआ कि मैंने सबसे घटिया F क्लास एबिलिटी शुद्ध जल प्योर वाटर हासिल की। मैं हर दिन सिर्फ 1 गिलास पानी पैदा कर सकता था, जो उस कयामत की दुनिया में पूरी तरह बेकार था। खाने और संसाधनों की कमी के बीच मैं एक मामूली कचरा बनकर रह गया था। आधे टुकड़े सड़े हुए ब्रेड के लिए मैंने ताकतवर लोगों की गुलामी की और अंत में एक म्यूटेंट हमले के दौरान जिस औरत को मैं अपनी जान देकर बचा रहा था, उसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर एक म्यूटेंट जानवर के मुंह में धकेल दिया। मरते वक्त का वह असहनीय दर्द और पछतावा मुझे आज भी याद है। पर किस्मत देखो, मैं फिर से जिंदा हो गया। मैं लाल कोहरा आने के 10 मिनट पहले के समय में वापस लौट आया। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। महंगी शराब हो या एनर्जी ड्रिंक्स, मेरी नजर में सब बेकार हैं। म्यूटेंट पेड़ पौधों और जानवरों को खत्म करने के लिए कीटनाशक से बेहतर और क्या हो सकता है? बेटा, मेरी बात मान, इन चीजों को रख दे। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। मालिक ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा और मेरी आंखें पथराई हुई हैं। उसे लगा मैं सदमे में हूँ। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। अब देर हो चुकी है, मैंने बस इतना कहा और अपनी नजरें आसमान से हटाकर काउंटर पर रखी जहर की बोतलों पर टिका दी। मेरी आंखों में डर या हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक पागलपन भरी जिद और उम्मीद थी। QR कोड दिखाओ। मैंने अपना फोन निकाला और पेमेंट ऐप खोल दिया। मालिक पूरी तरह सुन्न पड़ गया। ये तो सच में पागल है। जहर खरीद रहा है और पैसे भी दे रहा है। मैं नहीं बेचूंगा, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे पास मालिक से बहस करने का समय नहीं था। मैंने दीवार पर लगे पेमेंट कोड को देखा, सीधे 500 रुपए ट्रांसफर किए और काउंटर पर रखी सारी जहर की बोतलें अपनी गोद में समेट लीं। पैसे भेज दिए हैं, इतना कहकर मैंने मालिक की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मुड़कर वह सीधे दरवाजे की ओर चल दिया। मालिक ने अभी उसका पीछा करने की सोची ही थी कि तभी उसने देखा कि बाहर आसमान का रंग पलक झपकते ही बदल गया। वह मटमैला सा आसमान न जाने कब एक अजीबोगरीब खून जैसे लाल रंग से घिर गया था। वह लालिमा गहरी होती जा रही थी, मानो आसमान से अंतहीन खून की बौछार कर दी गई हो, जिसने पूरी दुनिया को एक अशुभ रंग में रंग दिया था। सड़क पर चलते लोग ठिठक गए, दहशत में सिर उठाकर आसमान को ताकने लगे। मोबाइल के कैमरों की आवाज और लोगों की चीखें हर तरफ गूंजने लगी। ये क्या है? आसमान लाल क्यों हो गया? क्या यह दुनिया का अंत है? बहुत डरावना है। तभी सबने देखा कि वह गाढ़ा लाल रंग अब कोहरे का रूप लेने लगा है। धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आसमान से नीचे उतर रहा है। लाल कोहरा आ गया। मैं दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, हवा में घुलती उस नई मीठी खुशबू को महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि यही वह पल है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस हरे रंग की DDV की बोतल खोली और अपना सिर पीछे झुकाकर उसे गटक गया। वह तीखा और चुभने वाला तरल गले से नीचे उतरा, मानो कोई चाकू चीरता हुआ जा रहा हो। भोजन नली से लेकर पेट तक जलन की एक लहर दौड़ गई। गट गट घट गट।
आसपास की चीखें मानो धुंधली होकर दूर चली गईं। पूरी दुनिया शांत हो गई, सिर्फ मेरे तरल निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे चेहरे का भाव नहीं बदला। एक बोतल, खाली बोतल फेंककर मैंने पीले रंग की पैराक्वाट की बोतल खोली। गट गट घट घट। भीषण दर्द ने शरीर के भीतर उथल पुथल मचा दी। मेरे अंग प्रत्यंग मानो आग में जलकर पिघल रहे थे। 2 बोतलें कीटनाशक, 3 बोतलें शक्तिशाली खरपतवार नाशक। दुकान का मालिक डर के मारे सुध-बुध खो बैठा था। 4 बोतलें। वह जमीन पर ढेर हो गया, कांपते हुए। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सड़क पर जो लोग पहले तस्वीरें ले रहे थे और चिल्ला रहे थे, उनकी नजर भी दुकान के सामने खड़े इस शख्स पर पड़ी, जो पागलों की तरह अज्ञात तरल पदार्थ अपने मुंह में उंडेल रहा था। पागल, वह आदमी क्या कर रहा है? वह क्या पी रहा है? मुझे लगता है मैंने उस पर खोपड़ी का निशान देखा है। वह तो कीटनाशक है। पागल है, बिल्कुल पागल है। दुनिया का अंत आ गया है। किसी ने मौके पर ही खुदकुशी कर ली। सबकी खौफजदा नजरों के सामने मैं एक ऐसी मशीन की तरह था जिसे दर्द का एहसास न हो। एक के बाद एक मैंने उन 10 बोतलों के जहर को अपने पेट में उतार लिया, जो एक हाथी को मारने के लिए काफी था। जब आखिरी बूंद पेट में गिरी तो मेरी त्वचा का रंग अजीबोगरीब नीला बैंगनी हो गया था। यहाँ तक कि मुस्कुराहट के बीच से काला खून रिसने लगा। भीषण दर्द मेरी चेतना को तार तार कर देने पर आमादा था, लेकिन मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरी आंखों में कभी न हार मानने वाली ज्वाला जल रही थी। मुझे पता था कि यह भोर से पहले का सबसे घना अंधेरा है। सफल हुआ तो सीधा आसमान छू लूंगा, असफल हुआ तो बस एक बार फिर मरूंगा। जैसे ही मेरी चेतना उस असीम पीड़ा में डूबने ही वाली थी, तभी उस चौतरफा फैले लाल कोहरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। एक पल में मुझे लगा कि मेरे शरीर के भीतर मौजूद वे 10 जहर मानो किसी रासायनिक उत्प्रेरक के संपर्क में आ गए हों, और उनके बीच एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक अकथनीय और भयानक शक्ति मेरे शरीर के भीतर धमाके के साथ फूट पड़ी। टिंग! एक ठंडी और मशीनी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। पता चला है कि लाल कोहरे के आगमन के क्षण में मेजबान ने 10 से अधिक घातक जहरों का सेवन किया है और जीवन के लक्षण न्यूनतम स्तर पर बने हुए हैं। अद्वितीय प्रतिभा का निर्धारण सफल रहा। बधाई हो मेजबान को, आपकी अद्वितीय सर्वोच्च शक्ति 10 पूर्ण विष शरीर सक्रिय हो गई है। सर्वनाश प्रणाली आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। दिमाग में उस ठंडी आवाज के गूंजते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर जो फटने ही वाला था, मानो किसी शीतल झरने से भर गया हो। वे 10 जहर जो पहले मेरे भीतर पागलपन की हद तक तबाही मचा रहे थे, जो लोहे तक को पिघला सकते थे, इस क्षण एक पालतू बिल्ली की तरह शांत हो गए। आपस में मिल गए और अंततः एक विचित्र गहरे हरे रंग की ऊर्जा में बदल गए, जो मेरी नसों और हड्डियों में दौड़ने लगी। वह दिल चीर देने वाली पीड़ा गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी शक्ति के एहसास ने ले ली जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरी एक एक कोशिका खुशी से झूम रही है और अपने आसपास की हवा में मौजूद उस लाल कोहरे को पागलों की तरह निगल रही है, जो आम इंसानों के लिए जानलेवा था। मैंने एक गहरी और लंबी सांस छोड़ी। वह सांस हल्की हरी रंगत लिए हुए थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, सीमेंट का एक छोटा हिस्सा पल भर में काला पड़ गया और उसमें से बारीक नीला धुआं निकलने लगा। मैंने नीचे झुककर अपने दोनों हाथों को देखा। त्वचा पर मौजूद वह डरावना नीला बैंगनी रंग अब गायब हो चुका था और सामान्य रंग वापस आ गया था। यहाँ तक कि वह पहले से कहीं ज्यादा सफेद और कोमल लग रही थी। चेहरे के छिद्रों से बहने वाला काला खून भी अब नहीं था। मेजबान लिंग युआन, स्तर प्रथम श्रेणी अवेकेंट, योग्यता 10 पूर्ण विष शरीर, 10 परफेक्ट पॉइजन बॉडी, एकमात्र सर्वोच्च यूनिक सुप्रीम प्रतिभा क्षमता, पैसिव स्किल, हजारों विषयों से मुक्ति, दुनिया के सभी विषयों और नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षित। लाल धुंध आपके लिए सबसे उत्तम टॉनिक है। एक्टिव स्किल, विष का मूल, आप अपने शरीर में समाहित 10 प्रकार के कीटनाशकों के विष को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें साकार रूप दे सकते हैं। 1 डीडीवी डीडीवीपी, 2 पैराक्वाट पैराक्वाट, 3 बाइचोंगलिंग इंसेक्टिसाइड, 4 शाचोंगलिंग पेस्टिसाइड, 5 शक्तिशाली हर्बिसाइड, 6 अत्यधिक प्रभावी चूहे मारने वाला विष। सिस्टम सूचना, लाल धुंध की ऊर्जा को अवशोषित करने से स्तर बढ़ेगा। म्यूटेंट जीवों के कोर को निगलने से उच्च स्तर के अनुकूलित विष अनलॉक होंगे। अपने दिमाग में उभरते इस वर्चुअल इंटरफेस को देखकर मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। मैंने सही दांव लगाया था। मैंने सच में सही दांव लगाया था। एकमात्र सर्वोच्च क्षमता, ये पिछली जिंदगी की तथाकथित एस ग्रेड या एसएस ग्रेड क्षमताओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक दर्दनाक चीख ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। राक्षस! मैंने सिर उठाया, देखा कि किराने की दुकान का मालिक लड़खड़ाते हुए दुकान के अंदरूनी हिस्से की ओर भाग रहा था। वह मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं नरक से निकला कोई जीव हूँ। उसका डरना स्वाभाविक था। आखिर किसने किसी इंसान को बिना पलक झपकाए कीटनाशकों की 10 बोतलें पीते देखा होगा, फिर उसके रोम रोम से काला खून निकलते देखा होगा और अंत में उसे सही सलामत खड़ा पाया होगा? कोई भी इसे देखकर होश खो देता। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान बाहर से आ रहे शोर शराबे की ओर खींच गया। लाल धुंध ने अब पूरी सड़क को पूरी तरह से घेर लिया था। दृश्यता 5 मीटर से भी कम थी। सड़क पर अफरा तफरी मची थी। कारों के टकराने की आवाजें, लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें और कुछ ऐसी दहाड़ें जो
इंसानों की नहीं थी। सब मिलकर कयामत के आने का एक अराजक संगीत बना रहे थे। बचाओ मेरा हाथ, मेरे हाथ से पत्तियां निकल रही हैं। हा 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 हा, मैं अग्निदेव हूँ, मैं आग उगल सकता हूँ। हटो, मुझे छुओ मत, मैं बिजली छोड़ सकता हूँ। साफ था कि जागृत होने वालों की पहली खेप आ चुकी थी। म्याऊ! एक तीखी बिल्ली की आवाज गूंजी, लेकिन यह किसी बाघ की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ किराने की दुकान का कांच का दरवाजा एक काली छाया से टकराकर चकनाचूर हो गया। तेंदुए के आकार की एक विशाल काली बिल्ली अंदर झपटी। उसके शरीर के बाल कांटों की तरह खड़े थे। उसकी आंखें खून की प्यासी लाल चमक से चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे सीमेंट के फर्श पर कान चीर देने वाली आवाज कर रहे थे। किराने की दुकान का मालिक डर के मारे आंखें उलटकर वहीं बेहोश हो गया। प्रजाति म्यूटेंट हिंसक रक्त बिल्ली। स्तर प्रथम श्रेणी प्रारंभिक चरण। कमजोरी कमजोर तंत्रिका तंत्र। मेरे दिमाग में उस म्यूटेंट बिल्ली की जानकारी अपने आप उभर आई। यही कयामत की शुरुआत थी। कभी पालतू रहने वाले जानवर लाल धुंध के प्रभाव में इंसानों को चीरने वाले राक्षसों में बदल गए थे। पिछली जिंदगी में न जाने कितने लोग इस शुरुआती दौर में इन्हीं आम दिखने वाले म्यूटेंट जानवरों के हाथों मारे गए थे। उसने अपने शरीर को सिकोड़ा, गले से धीमी गुर्राहट निकाली और अगले ही पल अपने पिछले पैरों की ताकत से एक काली बिजली की तरह मेरी गर्दन की ओर झपटी। उसके नुकीले पंजे स्टील की प्लेट को भी आसानी से फाड़ सकते थे। इस जानलेवा हमले के सामने भी मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उस आती हुई काली छाया की ओर धीरे से अपना मुंह खोलकर एक फूंक मारी। वह हल्की हरी भाप जैसी सांस दिखने में बेहद कमजोर थी, लेकिन जैसे ही वह काली बिजली उस भाप से टकराई, वह मानो किसी अदृश्य दीवार से जा टकराई हो और बीच हवा में ही जम गई। म्यूटेंट रक्त बिल्ली के चेहरे पर मौजूद क्रूरता और खून की प्यास तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह अत्यधिक डर और पीड़ा ने ले ली। उसका शरीर जोर जोर से फड़कने लगा। उसके काले बाल देखते ही देखते पीले होकर झड़ने लगे और नीचे की खाल तेजी से सड़ती हुई दिखाई देने लगी। सिर्फ 2 सेकंड। यह खूंखार प्रथम श्रेणी का म्यूटेंट बीस्ट मेरे कपड़ों के कोने को छू तक नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जो काले धुएं वाली सड़ी हुई मांस की एक ढेरी में बदल गया। एक झटके में खत्म। यही है रियल पावर पॉइजन बॉडी की ताकत। मैंने किसी विशिष्ट कीटनाशक के जहर का उपयोग तक नहीं किया था, बस अपनी जहरीली मूल सांस का एक घूंट बाहर छोड़ा था, जो प्रथम श्रेणी के ही एक उत्परिवर्ती जीव को मारने के लिए काफी था। मैं उस सड़े हुए मांस के ढेर के पास गया और देखा कि उसके अंदर नाखून के आकार का मंद लाल रोशनी बिखेरता हुआ एक कोर शांति से पड़ा है। यही उत्परिवर्ती जीवों का केंद्र कोर है। मैंने झुककर उस कोर को उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसे टॉफी की तरह कटक कटक करके चबा लिया। एक शुद्ध ऊर्जा मेरे गले से नीचे उतरी और मेरे शरीर को पोषण देने लगी। प्रथम श्रेणी के शुरुआती स्तर का उत्परिवर्ती कोर निगल लिया। अनुभव अंक XP +10। पैनल पर मेरा अनुभव 0 हैंसोर से बढ़कर 10 हो गया। दक्षता बहुत कम है। मैंने अपना सिर हिलाया। इस तरह के निम्न स्तरीय उत्परिवर्ती जीवों के सहारे लेवल अप बहुत धीमा है। मुझे और अधिक शिकार चाहिए और उच्च स्तर के शिकार चाहिए। मेरी नजरें श्यामयबू के बाहर लाल धुंध से ढकी उस अज्ञात और खतरनाक दुनिया पर टिकी थीं। दूसरों की नजरों में वह नर्क था, लेकिन मेरी नजरों में वह एक विशाल खजाना था। अब स्कूल वापस जाने का समय है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। स्कूल में लोग ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ अवेकनर्स भी ज्यादा होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ मेरे पिछले जीवन के दुश्मन हैं। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, जमीन पर बेहोश पड़े मालिक पर एक नजर डाली, उसकी परवाह किए बिना सीधे दुकान से बाहर निकल गया। मेरा साया जल्द ही उस घनी लाल धुंध में ओझल हो गया। जियांगचेंग विश्वविद्यालय केंद्र मैदान। इस समय मैदान में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। लाल धुंध इतनी अचानक आई थी कि अधिकांश छात्र अत्यधिक आतंक की स्थिति में थे। चीखें और रोना चारों ओर फैला था। वहां एक गुलाब के रंग के प्रकाश की धुंध तैर रही थी, जिसके भीतर सोने के छोटे छोटे बिंदु चमक रहे थे। यह दिखने में बेहद शानदार लग रहा था। उसका नाम झांग हाओ है, जो जियांगचेंग विश्वविद्यालय का एक प्रसिद्ध रिच सेकंड जनरेशन है। उसके पिता जियांगचेंग के एक नामी रियल एस्टेट डेवलपर हैं। लाल धुंध आने से ठीक पहले वह अपने दोस्तों के झुंड के साथ स्कूल के पास एक आलीशान रेस्टोरेंट में लाफिट वाइन का स्वाद ले रहा था। परिणाम स्वरूप वह जागृत अवेकन हो गया। मैंने अपनी अलौकिक शक्ति का नाम ब्लडी रोमांस रखा है। झांग हाओ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए घोषणा की। वह अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा भरी नजरों का आनंद ले रहा था। यह एहसास बहुत अद्भुत था। उसे लगा जैसे वह भाग्य का लाड ढाला है, किसी फिल्म का मुख्य नायक। यह शक्ति सुनने में ही शक्तिशाली लगती है। उसके साथ मौजूद चापलूसों ने तुरंत उसकी तारीफ शुरू कर दी। एक लड़की जिसने भारी मेकअप किया हुआ था और हल्के कपड़े पहने थे, सीधे झांग हाओ की बाहों में लिपट गई और लाडली आवाज में बोली, झांग शाओ, अब से मैं आपकी सुरक्षा पर निर्भर हूँ। चिंता मत करो,
मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। झांग हाओ खिलखिलाकर हंसा। उसका मन अभूतपूर्व संतुष्टि से भर गया। तभी उसकी आंखों के कोने से एक परिचित आकृति दिखाई दी, जो मैदान के किनारे से बिना किसी हड़बड़ाहट के आ रही थी। उस व्यक्ति ने धुले हुए पुराने कपड़े पहने थे। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, जो आसपास की घबराई हुई भीड़ से बिल्कुल अलग लग रहा था। हो, क्या यह लिंग युआन नहीं है? झांग हाओ की हंसी रुक गई। उसके चेहरे पर अब तिरस्कार और उपहास के भाव थे। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं स्कूल का एक मशहूर गरीब लड़का था, जो स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम काम करके गुजारा करता था। लेकिन किस्मत से मेरी पढ़ाई उससे बेहतर थी और मैंने कई बार उसकी स्कॉलरशिप छीन ली थी, जिससे वह मन ही मन मुझसे नफरत करता था। क्यों? अपनी इस कंगाली को देखो। लाल धुंध आने से पहले तुम सादा पानी ही पी रहे थे ना? क्या जागृत अवेकन किया है? अनलिमिटेड वाटर रिफिल, असीमित पानी। हा। झांग हाओ बेधड़क हंस रहा था और उसके पीछे मौजूद चापलूस भी ठहाके लगाने लगे। नहीं रुके। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे कि वह महज हवा हो। इस तरह की पूरी तरह से की गई अनदेखी ने झांग हाओ को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने रुई पर घूंसा मारा हो। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। एक गरीब भिखारी मौत सिर पर खड़ी है और फिर भी मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। वेल इन युएन, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तू बहरा है? झांग हाओ ने चेहरा बिगाड़कर डांटते हुए कहा। मैं आखिरकार रुका और मुड़कर उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। कोई काम है? सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उनमें एक ऐसी दबी हुई दहशत थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जंगचंग यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लाजा में झांग हाओ मेरी नजरों से थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसका डर गुस्से में बदल गया। यकीन मान, मैं अभी तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये कैसा बर्ताव है? ये कहते हुए झांग हाओ ने अपने हाथ में मौजूद ब्लड रोमांस नाम की धुंध को आगे धकेला। वह दिखने में शानदार लगने वाली रोशनी की धुंध धीरे धीरे मेरी ओर तैरती हुई आई। मैं चुपचाप खड़ा रहा, हिला तक नहीं। धुंध मेरे सामने आई और फिर बस गायब हो गई। हाँ, गायब हो गई, बिल्कुल किसी गैस की तरह, बिना किसी आवाज के। हवा में सन्नाटा छा गया। झांग हाओ के चेहरे के भाव देखने लायक थे, अभिमान से हैरानी तक, और फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल बैंगनी हो गया। ये क्या हुआ? मेरी शक्तियां और एबिलिटीज कहाँ गईं? बस इतना ही। मेरे होंठ थोड़े से फड़के और मैंने ये 2 शब्द कहे। अब मेरा मन इस जोकर पर और वक्त बर्बाद करने का नहीं था, इसीलिए मैं मुड़कर चल दिया। तू रुक! झांग हाओ गुस्से में चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसका घोर अपमान हुआ है। अभी वह बिना सोचे समझे मुझ पर झपटने ही वाला था कि प्लाजा के दूसरी तरफ अचानक हलचल मच गई। सब देखो, वह स्कूल की ब्यूटी सू चिंग शुए। वाह, उसकी शक्तियां जागृत अवेकेंड हो गई हैं। वह कितनी सुंदर है। पास ही में सफेद फ्रॉक पहने हुए एक शीतल और बेहद खूबसूरत लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसके आसपास हवा में बर्फ के महीन कण तैर रहे थे और जमीन पर पाले की एक पतली परत जम गई थी। वह जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर सुंदरी सू किंग शुए थी। उसके आते ही सबका ध्यान उसकी ओर खींच गया, यहाँ तक कि झांग हाओ भी मेरा दिया हुआ अपमान भूल गया और उसकी आंखों में लालच और उसे पाने की हवस चमक उठी। सू किंग शुए का परिवार रसूखदार था और वह खुद परी जैसी दिखती थी, इसलिए वह झांग हाओ का पुराना लक्ष्य थी। बदकिस्मती से उसने कभी झांग हाओ को घास नहीं डाली थी। अब कयामत आ गई थी, व्यवस्था ढह गई थी। झांग हाओ को लगा कि अब उसके पास शक्तियां हैं, जबकि सू किंग शुए एक कमजोर लड़की है। भले ही उसकी शक्तियां जागृत हो गई हों, वह कितनी ही ताकतवर होगी। अगर वह अपनी ताकत दिखा दे तो क्या वह उसके वश में नहीं आ जाएगी? यह सोचकर झांग हाओ ने अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर एक बनावटी हैंडसम मुस्कान सजाई और उसकी ओर बढ़ा। किंग शुए, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सू किंग शुए ने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें झांग हाओ को पार कर उस पुराने कपड़ों वाले लड़के पर टिक गईं, जिसे अभी झांग हाओ ने उकसाया था। पता नहीं क्यों उसे लगा कि उस लिन युआन नाम के लड़के में कुछ खास बात है। कयामत के आने पर हर कोई या तो डरा हुआ था या पागलपन की खुशी में था, लेकिन वह एक गहरी शांत झील की तरह स्थिर था। खासकर अभी जब झांग हाओ की वह दिखावटी धुंध उसके पास पहुंचते ही खुद ब खुद खत्म हो गई, तो सू किंग शुए के मन में शक पैदा हो गया। ये इंसान साधारण नहीं है। जब प्लाजा में मौजूद लोग अलग अलग सोच में डूबे थे, तभी चारों तरफ से सरसराहट की एक डरावनी आवाज आने लगी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। प्लाजा के चारों ओर की झाड़ियों की ओर देखने पर पता चला कि सजावट के लिए लगाए गए वे पौधे जैसे जिंदा हो उठे थे। टहनियां पागलों की तरह मुड़ने और बढ़ने लगीं और जहरीले सांपों की तरह मोटी लताओं में बदलकर भीड़ की ओर फैलने लगी। उसी समय जमीन हिलने लगी, कंक्रीट फट गया और गटरों से विशालकाय म्यूटेंट चूहे अपने दांत दिखाते हुए बाहर निकलने लगे। आसमान में मंडरा रहे कबूतर भी बदल चुके थे। उनका आकार दोगुना हो गया था। आंखें खून जैसी लाल थीं और उनकी नुकीली चोंच धातु की तरह चमक रही थी। आसमान, जमीन और जमीन के नीचे म्यूटेंट जानवरों और पौधों ने हर तरफ से घेरा बना लिया था और प्लाजा में मौजूद सैकड़ों छात्रों को घेर लिया था। दानव,
बचाओ। भीड़ में दहशत फैल गई। डर किसी बीमारी की तरह फैल गया। कोई डरो मत, बस कुछ म्यूटेंट जानवर ही तो हैं। मेरे ब्लडी रोमांस की ताकत देखो। इस अफरा तफरी और चीख पुकार में झांग हाओ की आवाज सबसे तेज थी। वह सू किंग शुए के सामने खुद को साबित करना चाहता था। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हथेलियों में फिर से वही गुलाबी धुंध उभरी जो पहले से ज्यादा गहरी थी और उसमें फूलों की पंखुड़ियों की परछाई भी तैर रही थी। मरो कीड़ों! झांग हाओ जोर से चिल्लाया और धुंध को पास आती हुई एक विशाल म्यूटेंट लता की ओर धकेल दिया। उसके चमचों ने तुरंत बढ़ा चढ़ाकर शोर मचाया। चांग यंग मास्टर जिंदाबाद! कितने हैंडसम हैं! क्या यही ताकतवर की शक्ति है? सू किंग शुए ने भी अपनी भौहें सिकोड़कर उस धुंध को ध्यान से देखा। वह देखना चाहती थी कि इस ब्लडी रोमांस में आखिर कितनी ताकत है। सबकी नजरों के सामने वह शानदार धुंध सटीक तरीके से म्यूटेंट लता से टकराई और फिर कुछ नहीं हुआ। धुंध बिना वजन वाले रंग की तरह लता में समा गई। उस लता का रंग थोड़ा और गहरा होने के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह लता तो और भी जोश से लहराने लगी, जैसे कह रही हो कि थोड़ा और दो। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। झांग हाओ के चेहरे का रंग ऐसा हो गया जैसे उसने गंदगी खा ली हो। शायद मेरी शक्ति सपोर्ट टाइप है, उसने शर्म से लाल होते हुए एक बेतुका बहाना बनाया। जवाब में उस म्यूटेंट लता ने बिना रहम किए उसे एक जोरदार झटका मारा। छटाक! एक तेज आवाज आई और झांग हाओ किसी फटे हुए बोरे की तरह दूर जा गिरा और जमीन पर लौटते हुए बुरी हालत में पहुंच गया। हाँ, चांग यंग मास्टर बचाओ! उसके चमचे तुरंत तितर बितर हो गए। वह लड़की जो अभी उसका हाथ थामे थी, वह तो चीखते हुए सबसे तेज भागी। हारने का डर संक्रामक होता है। झांग हाओ की हार ने रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। पूरा प्लाजा नरक बन गया। छात्र रोते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, लेकिन चारों तरफ राक्षस थे। वे जाते तो कहां जाते। एक लता ने एक लड़के का टखना पकड़ा और उसे उल्टा लटका दिया। दूसरी तरफ से म्यूटेंट चूहों ने उस पर हमला कर उसे देखते ही देखते चीर फाड़ दिया। एक म्यूटेंट कबूतर आसमान से झपटा और अपनी नुकीली चोंच से एक लड़की का सिर छेद दिया। यह एक तरफा नरसंहार का पर्व था। सू किंग शुए का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसके सामने आधे मीटर मोटी बर्फ की दीवार जम गई। उसने अस्थायी रूप से कुछ लताओं के हमलों को रोक दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। उसकी शक्ति बर्फीले खनिज पानी को पीने से जागृत हुई बर्फ की शक्ति थी। हालांकि इसमें कुछ रक्षात्मक और नियंत्रण क्षमताएं थीं, लेकिन इतने सारे राक्षसों के सामने उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। बर्फ की दीवार में भी दरारें आने लगी थीं। क्या करें? क्या आज यहीं मरना होगा? सू किंग शुए का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। उसने हताशा में चारों ओर देखा, लेकिन उसे अचानक एक अजीब बात दिखाई दी। अराजकता और मृत्यु के इस दृश्य में एक व्यक्ति शुरू से अंत तक अपनी जगह पर खड़ा था। वह 1 इंच भी नहीं हिला। वह मैं था। मैं तूफान में एक चट्टान की तरह खड़ा था। भले ही चारों ओर मांस और खून के चीथड़े उड़ रहे थे और चीखें आसमान छू रही थीं, मेरे चेहरे पर वही शांत और उदासीन भाव था, मानो मेरे सामने चल रहा यह नरसंहार मेरे लिए एक उबाऊ नाटक से बढ़कर कुछ न हो। तभी पानी की बाल्टी से भी मोटी एक उत्परिवर्ती लता और 3 भेड़ियों के आकार के उत्परिवर्ती चूहों ने मुझे एक साथ स्वादिष्ट शिकार के रूप में देखा। वे 3 दिशाओं से मुझ पर झपटे। सू किंग शुए अनजाने में चिल्ला उठी, सावधान! हालांकि मैंने अपनी ओर बढ़ते उन राक्षसों पर बस एक सरसरी नजर डाली। फिर मैंने एक ऐसा काम किया जिसे सू किंग शुए सहित सभी लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मैंने डकार ली। हिक! एक हल्की आवाज हुई। एक नग्न आंखों से दिखाई देने वाली हल्की हरी गैस मेरे मुंह से निकली। लहरों की तरह वह तेजी से चारों ओर फैल गई। ये गैस शांत और अदृश्य थी। देखने में इसमें कोई मारक क्षमता नहीं लग रही थी, लेकिन एक अजीब दृश्य घटित हुआ। वह आक्रामक उत्परिवर्ती लता जैसे ही उस हरी गैस के संपर्क में आई, मानो किसी ने उसे फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डाल दिया हो। उसका चमकीला हरा रंग तेजी से फीका पड़ गया। वह पीली और सूखी हो गई। अंत में एक कड़कड़ाहट के साथ वह जमीन पर धूल बनकर बिखर गई। उन 3 खूंखार उत्परिवर्ती चूहों का भी वही हश्र हुआ। हमले के बीच में ही उनके शरीर अचानक जम गए। फिर जैसे उनकी सारी जीवन शक्ति निचोड़ ली गई हो, वे तेजी से सूख गए। अंत में वे 3 घृणित सूखे अवशेषों में बदल गए और जमीन पर गिर पड़े। यही नहीं, वह हल्की हरी जहरीली धुंध फैलती ही गई। उसके फैलने की गति और तेज हो गई। जहां जहां वह गई सब कुछ नष्ट हो गया। छात्रों पर हमला करने वाली वे पागल उत्परिवर्ती लताएं जैसे ही इस धुंध की एक बूंद के भी संपर्क में आती, तुरंत राख बन जाती। जमीन पर टकराने वाले उत्परिवर्ती चूहों के झुंड के झुंड गिरने लगे। मुंह से झाग निकलने लगा और वे तुरंत मर गए। यहाँ तक कि आसमान में मंडरा रहे उत्परिवर्ती कबूतर भी पकौड़ों की तरह नीचे गिरने लगे। पूरी प्रक्रिया में 10 सेकंड से भी कम समय लगा। अभी कुछ समय पहले जो नर्क जैसा दिख रहा था, जहां राक्षसों का राज था, वह केंद्रीय चौराहा अब लाशों और राख के ढेर के बीच अचानक बिल्कुल शांत हो गया। अब वहां एक भी जीवित राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था। बचे हुए सभी छात्र जड़वत खड़े थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वे चौराहे
चौराहे के बीच में खड़े उस व्यक्ति को देख रहे थे जो किसी देवता या दानव जैसा लग रहा था। अभी क्या हुआ, उसने बस एक डकार ली और राक्षसों का पूरा बसेरा ही खत्म हो गया। वह झांग हाओ जिसे पहले फेंक दिया गया था और जिसका एक उत्परिवर्ती कुत्ता पीछा कर रहा था, वह भी रुक गया। वह कुत्ता पीछा करते करते अचानक रुक गया। उसने जहरीली धुंध की एक सांस ली और आंखों की पुतलियां पलटकर वहीं ढेर हो गया। झांग हाओ रुका और पीछे मुड़कर यह दृश्य देखा। उसे अपनी पैंट में गर्मी महसूस हुई। वह डर के मारे पेशाब कर चुका था। सुकिंगशुए के सामने की बर्फ की दीवार टूट गई, लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में, जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी रहती थीं, इस समय गहरा सदमा और एक अवर्णनीय आश्चर्य था। वह मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। यह आदमी आखिर कैसा राक्षस है? पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हर कोई जैसे किसी जादू के प्रभाव में जम गया था। सबकी निगाहें चौराहे के केंद्र पर टिकी थीं। मैं बस वहीं खड़ा था, शांति से खड़ा था, लेकिन उन सभी की नजरों में मेरी आकृति उन सभी राक्षसों से 100 गुना अधिक डरावनी थी जिन्होंने उन्हें अभी मौत के घाट उतारा था। वह आखिर कैसी शक्ति थी? एक डकार ने जमीन से लेकर आसमान तक उन सभी उत्परिवर्ती राक्षसों को मार गिराया जिन्होंने उन्हें मौत के कगार पर धकेल दिया था। एक जीवित बचे लड़के के पैर कांपने लगे और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। वह मेरी पीठ को देख रहा था। उसकी आंखों में डर और श्रद्धा थी। उसके होंठ कांप रहे थे और वह बुदबुदाया, क्या कोई देवता धरती पर उतरा है? राक्षस, वह निश्चित रूप से एक राक्षस है। एक दूसरी लड़की डर के मारे पीछे हटने लगी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। चाहे देवता हो या राक्षस, उनकी नजर में मैं अब मानवीय सीमाओं से बाहर हो चुका था। झांग हाओ की पैंट पूरी तरह गीली हो चुकी थी, लेकिन उसे अब कोई होश नहीं था। वह जमीन पर बैठा था। उसका दिमाग सुन्न था। वह अभी कुछ देर पहले ही इस व्यक्ति को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। मौत से भी भयानक डर की एक लहर उसके दिल में समा गई। उसे महसूस हुआ कि वह एक विशाल अजगर के सामने अपनी ताकत दिखाने वाली एक मामूली सी चींटी है। दूसरों के विपरीत सुकिंगशुए की शुरुआती हैरानी के बाद उसके मन में एक जबरदस्त हलचल मच गई। वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर जानती थी कि अभी उस पल में क्या हुआ था। सुकिंगशुए ने मेरी ओर देखा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन उसने पाया कि उसका गला बुरी तरह सूख चुका है। जियांगचेंग विश्वविद्यालय की नंबर 1 कैंपस ब्यूटी और सु ग्रुप की उत्तराधिकारी होने के नाते वह बचपन से ही सबकी आंखों का तारा रही थी और अनगिनत लोगों ने उसकी चापलूसी की थी। उसे ऊंचे स्थान पर रहने की आदत थी। सभी के प्रति ठंडी और उदासीन रहने की आदत थी। लेकिन अब उसे पता था कि उसका सारा गर्व, उसका सारा प्रभामंडल इस आदमी के सामने पूरी तरह मूल्यहीन है। तभी मैं हिला। मैंने आसपास की उन निगाहों की परवाह नहीं की जो डर या श्रद्धा से भरी थीं। बस खुद चलकर एक म्यूटेंट चूहे के अपेक्षाकृत पूर्ण सूखे शव के पास गया और उसे अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारी। खड़क! वह सूखा शव राख के ढेर में बिखर गया। नाखून के आकार का धीमी लाल चमक बिखेरता एक गोल्डन कोर बाहर निकल आया। मैंने झुककर उसे उठाया और बिना देखे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। कड़क चबाने की आवाज, चबाने की वह स्पष्ट आवाज इस शांत पड़े मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के कानों तक पहुंची। वह क्या खा रहा है? राक्षस के शरीर के अंदर की कोई चीज खा रहा है? सभी लोग हक्का बक्का होकर देख रहे थे। इस आदमी के व्यवहार ने उनकी समझ की सारी सीमाएं पार कर दी थीं, पर मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैं महसूस कर सकता था कि शुद्ध ऊर्जा की धाराएं गले से नीचे उतर रही हैं। एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी तेजी से बढ़ रहे थे। प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक म्यूटेंट कोर को निगला एक्सपी पास आउट से 10। ऊर्जा और अधिक सघन हो गई और उसे नियंत्रित करना और भी आसान हो गया। अच्छा है, मैंने संतोष के साथ सिर हिलाया। यह है अपग्रेड करने का सही तरीका, एक एक करके मारने से कहीं ज्यादा प्रभावी। ये सब करने के बाद मैंने अपने हाथ झाड़े जैसे मैंने कोई बहुत ही मामूली काम किया हो। फिर मैं उस विवादित जगह को छोड़ने के लिए मुड़ा। मुझे एक सुरक्षित और गुप्त जगह ढूंढनी थी। स्कूल में बहुत ज्यादा लोग और शोर शराबा था। लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये बेस बनाने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। मुझे जाते देख जीवित बचे छात्र घबरा गए। अगर भगवान जैसा यह आदमी चला गया तो उनका क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या होगा अगर राक्षसों की एक और लहर आ गई? बड़े भाई मत जाओ, कृपया हमें अपने साथ ले चलो। बड़े भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ रहने दो। पल भर में दर्जनों छात्र गिड़गिड़ाते और डरे हुए चेहरों के साथ झुंड बनाकर चारों ओर से घेरने लगे। मेरी भौहें तन गईं और मन में झुंझलाहट हुई। मैंने ठंडे स्वर में बस एक शब्द कहा, हटो। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह सबके सिर पर बर्फ के पानी की तरह गिरी। आत्मा को कंपा देने वाली उस ठंडक ने सबको अनजाने में ही ठिठकने पर मजबूर कर दिया और कोई भी एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्हें तब याद आया कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति कोई दुख हरने वाला मसीहा नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक वजूद है जो पलक झपकते ही पूरे साम्राज्य को मिटा सकता है। जब भीड़ में सन्नाटा और हिचकिचाहट छाई थी, तभी एक आकृति ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और भीड़ से बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई।
वह सू चिंगशुए थी। उसका सुंदर चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में एक अभूतपूर्व दृढ़ता थी। लिन युआन, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। मैंने अपने कदम रोके और बेरुखी से उसकी ओर देखा। मुझे इस औरत के बारे में याद था। पिछली जिंदगी में जांगचेंग बेस बनने के बाद उसने अपने परिवार के प्रभाव और अपनी युद्ध क्षमताओं के दम पर बेस की सबसे मशहूर बर्फीली सुंदरी का खिताब हासिल किया था। अनगिनत ताकतवर लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, लेकिन वह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। कोई काम है? मेरा स्वर शांत था। सुकिंगशु ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया। हर कोई सुकिंगशु को ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह सुकिंगशु थी, वही बर्फीली सुंदरी जिसने कभी किसी चाहने वाले को भाव नहीं दिया था, और अब वह खुद एक लड़के से साथ ले जाने की गुहार लगा रही थी, और वह भी लगभग गिड़गिड़ाते हुए। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में हल्का सा मजाक था। मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? तुम सुंदर हो, लेकिन कयामत के इस दौर में सुंदरता सबसे बेकार चीज है। मेरी बातें सीधी और चुभने वाली थीं। सुकिंगशु का शरीर थोड़ा डगमगाया और उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि मैं सच कह रहा हूँ। पूर्ण शक्ति के सामने उसकी सुंदरता और उसका खानदान सब बेमानी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने होंठ इतनी जोर से चबाए कि खून निकलने लगा। उसने अपना सारा गर्व और आत्मसम्मान ताक पर रख दिया और एक बेहद विनम्र लहजे में जल्दबाजी से कहा, शहर के पश्चिम में युंडिंग माउंटेन पर मेरे परिवार का एक विला है। वहाँ स्वतंत्र सुरक्षा प्रणाली और जनरेटर है। वहाँ 1 साल तक चलने वाला खाना और पानी भी जमा है। वह जगह सुरक्षित है, स्कूल से 100 गुना ज्यादा सुरक्षित। अगर तुम मुझे वहाँ ले जाते हो तो उस विला की हर चीज तुम्हारी होगी। जब तक तुम मुझे साथ ले चलते हो, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। जिंदा रहने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। ये सुनकर मेरी आंखों में आखिरकार एक चमक आई। विला, स्वतंत्र सुरक्षा और जनरेटर और 1 साल का राशन और साथ में एक बिस्तर गर्म करने वाली भी। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे नींद आने पर किसी ने तकिया थमा दिया हो। मैं खुद रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था और अब वह खुद चलकर आ गई। पिछली जिंदगी में मैंने 1 महीने तक खंडहरों में फफूंद लगी रोटियां खाई थी। तब जाकर कहीं सिर छिपाने के लिए एक कुत्ते की मांद जैसी जगह मिली थी। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। सुकिंगशु खुशी के मारे रो पड़ी। उसकी तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये नजारा देखकर आसपास के छात्रों की आंखें लाल हो गईं। सुकिंगशु को ही क्यों ले जाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक विला है? बड़े भाई, मेरा भी शहर के पूर्व में एक विला है। मेरा अपना कारखाना है, वहाँ खाने की चीजों का भंडार है। मुझे भी साथ ले चलो, मैं बिस्तर गर्म कर सकती हूँ। एक लड़की ने तो यहाँ तक चिल्लाकर कह दिया। मेरा धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। मैंने मुड़कर उन लोगों पर एक ठंडी निगाह डाली। एक शब्द और बोला तो तुम्हारा हश्र भी इनके जैसा ही होगा। मेरी निगाहें जमीन पर पड़े उन राक्षसों की लाशों पर टिकी थीं। पूरा मैदान पल भर में फिर से कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। मैंने उन लोगों पर और ध्यान नहीं दिया। वहाँ अभी भी सुन्न खड़ी सुकिंगशु से कहा, चलो रास्ता दिखाओ। सुकिंगशु ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों एक के बाद एक सैकड़ों जटिल निगाहों के नीचे मैदान से बाहर निकल गए। उनकी आवाजें जल्द ही लाल धुंध में गायब हो गई। जब तक उनकी पीठ पूरी तरह से दिखना बंद नहीं हो गई, तब तक मैदान का दम घोटने वाला माहौल अचानक से फट पड़ा। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? क्या ताकतवर लोग जो चाहें वो कर सकते हैं? हम भी सामान ढूंढने और गाड़ी ढूंढने चलते हैं। हम खुद जाएंगे। भीड़ एक बार फिर अराजकता में डूब गई, लेकिन इस बार यह जीवित रहने के लिए पैदा हुई अराजकता थी और जमीन पर बेदम बैठा छांघाव मेरे जाने की दिशा में देखते हुए उसकी आंखों में नफरत और जलन भरी हुई थी। मैं सुचिंगशुए, तुम लोग मेरा रास्ता देखना, इस बदले को मैं जांग हाओ याद रखूंगा। सेंट्रल प्लाजा छोड़ने के बाद लाल धुंध और भी घनी होती हुई लग रही थी। दृश्यता 3 मीटर से भी कम थी। हवा में लोहे के जंग और सड़न की मिश्रित अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जिससे सूंघते ही उल्टी आने को होती थी। सुचिंगशुए कसकर मेरे पीछे चल रही थी। उसकी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। आसपास से रह रहकर दर्दनाक चीखें और राक्षसों की दहाड़ें आ रही थीं। हर बार वो डर से कांप उठती और अनजाने में मेरे थोड़ा और करीब आ जाती। लेकिन आगे चल रहा मैं मानो खाने के बाद टहल रहा हूँ। कदम न धीमे थे न तेज। चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। इस चरम शांति ने सुचिंगशुए को थोड़ी राहत दी, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी दूरी का एहसास कराया। उसे लगा कि वह और मैं जैसे एक ही दुनिया में नहीं रह रहे हैं। हम गाड़ी ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? सुचिंगशुए ने धीमी आवाज में पूछा, सन्नाटे को तोड़ते हुए। स्टाफ पार्किंग लॉट, मैंने बिना सिर घुमाए कहा। वह उनके सबसे नजदीक की पार्किंग थी और स्टाफ की गाड़ियां आमतौर पर छात्रों की गाड़ियों से बेहतर होती हैं, लेकिन वहाँ निश्चित रूप से बहुत सारे राक्षस होंगे। सुचिंगशुए थोड़ी चिंतित थी। राक्षस हो तो ही अच्छा है, मैंने उदासीनता से जवाब दिया। सुचिंगशुए एक पल के लिए चौंक गई और तुरंत मेरा मतलब समझ गई। राक्षस होने का मतलब है कि वहाँ क्रिस्टल कोर होंगे। यह आदमी उन राक्षसों को जो आम लोगों को डराकर मार डालने के लिए काफी थे, महज अपग्रेड होने का एक अनुभव पैक समझ रहा था। ये कैसा आत्मविश्वास और ताकत थी। दोनों चुपचाप अराजकता से भरे कैंपस से गुजरे। रास्ते में हमने बहुत सारे भयानक दृश्य देखे। लताओं से
से लिपटे पेड़ पर लटके, कंकाल बन चुके शव जिन्हें आधा खाया जा चुका था, कुछ जंगली म्यूटेंट कुत्तों द्वारा नोचे जा रहे लोग, और कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग जिन्होंने अपनी एबिलिटीज तो जागृत कर ली थी, लेकिन ताकत पर नियंत्रण न होने के कारण उल्टे खुद को ही अधमरा कर बैठे थे। पूरा कैंपस पूरी तरह से नरक बन चुका था। सुचिंग शुए का चेहरा सफेद पड़ गया था। कई बार उसे उल्टी आने को हुई, लेकिन उसने जबरन खुद को रोका। वह जानती थी कि आज से उसे इन सब की आदत डालनी होगी। जल्द ही हम स्टाफ पार्किंग लॉट में पहुंच गए, और जैसा हमने सोचा था, यहाँ भी वैसी ही अफरा तफरी मची हुई थी। 1 दर्जन के करीब म्यूटेंट चूहे, जिनका आकार जंगली सुअरों जितना बड़ा था, पार्किंग में गाड़ियों को पागलों की तरह काट रहे थे। उनके नुकीले दांतों के नीचे गाड़ियों की सख्त लोहे की चादर कागज की तरह थी, जो आसानी से फट रही थी। कुछ स्टाफ सदस्य जो गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सिर बाहर निकाला, चूहों के इस झुंड ने उन पर धावा बोल दिया और पल भर में उन्हें मांस के लोथड़े में बदल दिया। जी, चूहों के झुंड ने मुझे और सुचिंग शुए को 2 नए शिकारों के रूप में देख लिया था। उन्होंने तुरंत उन बेजान लोहे के टुकड़ों को छोड़ दिया। उनकी लाल लाल आंखों में खून की प्यास चमक रही थी, और वे हमारी तरफ झपट पड़े। सुचिंग शुए डर के मारे पीली पड़ गई। अचेतन मन में उसने एक बर्फ की दीवार बनाने की कोशिश की। हालांकि मैंने बस लापरवाही से अपना हाथ उठाया। एक हल्की सी आवाज हुई, और मेरे उंगलियों के पोरों से बालों से भी पतली गहरे हरे रंग की जहरीली गैस की एक लकीर निकली, और पल भर में सामने के लाल कोहरे में मिल गई। अगले ही पल वे आक्रामक रूप से दौड़ते हुए आ रहे म्यूटेंट चूहों के झुंड, जैसे शराब के नशे में धुत हो गए हों, एक एक करके लड़खड़ाने लगे। दौड़ते दौड़ते वे धड़ाम धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ पैर कुछ बार फड़फड़ाए और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। एक बार फिर एक ही झटके में खात्मा। यहाँ तक कि यह प्लाजा चौक वाले वाकये से भी ज्यादा आसान था। सुचिंग शुए को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के सामने वह क्या प्रतिक्रिया दे। उसे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया हो। मेरी ताकत के आगे वह पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। मैंने उसके सदमे पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे चूहों के शवों के ढेर की तरफ बढ़ गया। आदत के मुताबिक अपने पैर से लाशों को हटाते हुए एक एक करके सुनहरे कोर किन्हें उठाए और उन्हें अपने मुंह में डालकर निगलने लगा। लगातार एक के बाद एक दर्जन से अधिक कोर निगलने पर मेरी रिफाइनिंग वैल्यू एक बार फिर काफी बढ़ गई और मैं अगले अपग्रेड स्तर बढ़ाने की ओर करीब पहुंच गया। चलो एक गाड़ी चुनते हैं। मैंने अपने हाथ झाड़े और अभी भी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी सुचिंग शुए से कहा। ओह अच्छा। सुचिंग शुए तब जाकर जैसे किसी सपने से जागी और जल्दी से मेरे पीछे हो ली। दोनों ने पार्किंग लॉट का एक चक्कर लगाया। मेरी नजर आखिरकार एक काले रंग की मर्सिडीज बिग जी पर जाकर टिक गई। इस गाड़ी का चेसिस ऊंचा था, ताकत भरपूर थी, जगह बड़ी थी और ये काफी मजबूत भी थी। कयामत के इस दौर अपोकैलिप्स में सफर करने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प थी। यही ठीक है। मैं गाड़ी के सामने गया तो देखा कि गाड़ी के दरवाजे लॉक थे और चाबी भी वहां नहीं थी। मैंने बिना कोई फालतू बात किए सीधे अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली से कार की खिड़की के शीशे पर धीरे से एक लकीर खींची। एक तीखी चरचराहट की आवाज हुई और वह मजबूत टफन ग्लास जो हथौड़े की चोट को भी झेल सकता था, बिल्कुल पनीर की तरह आसानी से एक बड़े टुकड़े में कट गया। मेरी उंगली के पोर पर गहरे हरे रंग की ऊर्जा की एक न दिखने जैसी महीन लकीर तैर रही थी। यह 10 पूर्ण विषैले शरीर की क्षमताओं में से एक थी। अत्यधिक केंद्रित जहरीली ऊर्जा मजबूत एसिड तेजाब जैसा संक्षारक प्रभाव पैदा कर सकती थी। पास खड़ी सुचिंग शुए की आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं। इस आदमी के पास आखिर और कितने ऐसे हैरान कर देने वाले तरीके हैं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और फिर उसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील के नीचे के इग्निशन वायर के कवर को काट दिया। महारत के साथ अंदर के तारों को बाहर खींचा और उन्हें आपस में जोड़ दिया। इंजन की एक भारी गड़गड़ाहट के साथ यह मर्सिडीज बिग जी सफलतापूर्वक स्टार्ट हो गई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया। बिग जी ने एक दहाड़ लगाई और सीधे पार्किंग लॉट के बैरियर को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। हम पश्चिम की तरफ चलेंगे। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद यूटिंगशान हाईवे युंडिंग माउंटेन रोड के साथ सीधे चलते जाना है। सुचिंग शुए ने धीमी आवाज में रास्ता बताते हुए कहा। मैंने हामी भरी और ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी लाल कोहरे से भरी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हमें म्यूटेंट बीस्ट्स के कई बिखरे हुए झुंड मिले, लेकिन वे सब मेरे द्वारा लापरवाही से छोड़ी गई जहरीली गैस की एक लकीर से आसानी से ढेर हो गए। यहाँ तक कि गाड़ी की रफ्तार भी धीमी नहीं पड़ी। खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते कयामत के मंजर को और अपने बगल में बैठे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले शक्तिशाली आदमी को देखते हुए सुचिंग शुए का मन बेहद उलझन में था। उसे समझ आ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इस आदमी के साथ रहकर ही वह जिंदा रह सकती थी। तभी सामने कुछ ही दूरी पर शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। कुछ गाड़ियां रास्ते के बीचों बीच आड़ी खड़ी थीं, जिनसे एक अस्थायी बैरिकेड बनाया गया था। लाठी और लोहे के पाइप लिए करीब दर्जन भर लोग एक कार को रोक रहे थे, जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी। नीचे उतरो, जल्दी करो, गाड़ी और सारा खाना हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। उनका लीडर एक गंज सिर वाला हट्टा कट्टा आदमी था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। चेहरा भयानक था और वह बेहद खूंखार दिख रहा था। कार के अंदर एक युवा पति पत्नी थे, जो डर के मारे पीले पड़ चुके थे। वे अपने सिर को पकड़कर थर थर कांप रहे थे। भगवान के लिए हमारी गाड़ी मत छीनो, हमें अपने बच्चे को ढूंढने जाना है। आदमी ने रोते हुए भीख मांगी। भाड़ में जाओ,
मुझे भी जिंदा रहना है। गंजे आदमी ने उसकी एक न सुनी। उसने एक ही झटके में कुल्हाड़ी से कार की खिड़की का कांच तोड़ दिया और अंदर बैठे लोगों को बाहर खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कयामत आ चुकी थी और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। इंसानियत का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा इस पल खुलकर सामने आ गया था। सु किंगचू ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए रहम का भाव आया। उसने अनजाने में ही अपने पास बैठे आदमी की तरफ देखा। मेरे चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था, यहाँ तक कि मैंने उन लोगों की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैंने बस स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और एक्सीलेटर को और तेजी से दबा दिया। वह गाड़ी एक लोहे के राक्षस की तरह सीधे उस बैरिकेड की तरफ बढ़ी। रास्ता रोकने वाले लोग डर गए। अरे बाप रे, ये कौन पागल है, जल्दी हटो। उस गंजे आदमी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह सीधे गाड़ी घुसाने की हिम्मत करेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और गुस्से में चिल्लाया, रुक जा साले, वरना काट डालूंगा। लेकिन उसके चिल्लाने के जवाब में इंजन की दहाड़ और तेज हो गई। मर्सिडीज बेंज एक बेकाबू टैंक की तरह आई और रास्ते में खड़ी उन खटारा गाड़ियों को पर खच्चे उड़ाते हुए टक्कर मार दी। उनमें से एक गाड़ी तो हवा में उछलकर दूर जा गिरी। जो लोग समय पर पीछे नहीं हट पाए, उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिला। वे गाड़ी के नीचे आ गए और पल भर में कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गए। गंज सिर वाले की किस्मत अच्छी थी, वह समय रहते कूद गया, लेकिन उस जबरदस्त टक्कर के झटके से वह जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़का। उसने खौफ से अपना सिर उठाकर देखा। वह काली गाड़ी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वह उसके साथियों की लाशों को कुचलती हुई, धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई और देखते ही देखते उस लाल धुंध में गायब हो गई। गाड़ी के अंदर सु किंगचू ने अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा उस वक्त से भी ज्यादा सफेद पड़ चुका था जब उसने पहली बार राक्षसों को देखा था। उसने पलटकर मुझे देखा, जो बिना किसी भाव के गाड़ी चला रहा था। उसके होंठ हिले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस एक पल में उसने साफ देख लिया था कि मेरी आंखों में रत्ती भर भी दया या हिचकिचाहट नहीं थी। मेरी नजरों में वे लोग रास्ते में पड़े पत्थरों से बढ़कर कुछ नहीं थे। इस पल सु किंगचू को असलियत समझ आई कि इस तबाह हो चुकी दुनिया में कभी कभी इंसान राक्षसों से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और उसके बगल में बैठा यह आदमी, चाहे राक्षस हो या इंसान, दोनों की ही जिंदगी और मौत का फैसला बेहद बेरहमी से करने की ताकत रखता था। मर्सिडीज बेंज लाल धुंध को चीरती हुई तेजी से भाग रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सु किंगचू ने कई बार कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे शांत और सख्त चेहरे को देखकर उसने अपनी बात मन में ही दबा ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्या वह मुझ पर बेकसूरों को मारने का आरोप लगाए? मजाक मत करो। अगर उस वक्त मैं थोड़ा भी हिचकिचाता तो शायद इस समय हम लूटे जा चुके होते या मारे जा चुके होते। वह बस इतनी जल्दी इस कड़वी और क्रूर हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये दुनिया सचमुच बदल चुकी थी और कितनी दूर है। मेरी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। बस आ ही गया। आगे वाले मोड़ से फिर ऊपर पहाड़ की तरफ मुड़ना है। सु किंगचू ने होश में आते हुए जल्दी से रास्ता बताया। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके इशारे के मुताबिक एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लाल कोहरा थोड़ा छूटता जा रहा है और नजारा भी काफी साफ होने लगा था। 10-15 मिनट बाद एक नक्काशीदार लोहे का बड़ा काला दरवाजा उनके सामने आ गया। दरवाजा कसकर बंद था। बगल की ऊंची चारदीवारी पर बिजली के तारों की एक बाड़ लगी हुई थी, जिस पर रह रहकर नीली बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। यही है वो जगह। सु किंगचू ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। यह जियांगचेंग का मशहूर रईसों का इलाका था, यूटिंगशान विला एरिया। उसके परिवार का यह विला सबसे बेहतरीन लोकेशन पर था और इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी सबसे टॉप क्लास था। मैंने गाड़ी रोकी और आसपास का मुआयना किया। यह जगह सच में एक बेहतरीन ठिकाना थी। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से सब कुछ साफ दिखता था और यहाँ हमला करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा बिजली के तारों की इस बाट को देखकर लग रहा था कि बैकअप पावर सोर्स अभी भी ठीक से काम कर रहा है। अंदर कैसे जाना है? मैंने पूछा। मैं करती हूँ। सु किंगचू दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरी और दरवाजे के पास लगे एक स्कैनर के सामने जाकर अपना चेहरा कैमरे की ओर कर दिया। चेहरा पहचान लिया गया है। आइरिस स्कैनिंग सफल रही। घर में आपका स्वागत है मिस किंगचू, एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी और वह भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ सरकने लगा। मैंने गाड़ी आंगन में डाल दी और दरवाजा उसके पीछे फिर से बंद हो गया। आंगन बहुत बड़ा था। वहाँ घास का मैदान, स्विमिंग पूल और एक छोटा सा बगीचा भी था। ठीक बीचों बीच एक 3 मंजिला महल जैसा आलीशान यूरोपीय शैली का विला खड़ा था। बाहर के उस नर्क जैसे नजारे की तुलना में यह जगह किसी स्वर्ग जैसी थी। हालांकि मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि विला के दरवाजे पर 2 और गाड़ियां खड़ी थीं, एक पोर्शे कैयन और एक ऑडी E8। यही नहीं, विला की दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे मुझे किसी की परछाई हिलती हुई सी दिखी। यहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं है, तुम्हारे घर में कोई और भी है? मैंने गाड़ी बंद करते हुए मुड़कर पूछा। सु किंगचू ने भी उन दोनों गाड़ियों को
देख लिया था। उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसकी जगह नफरत और नाराजगी ने ले ली। शायद मेरे चाचा और चचेरे भाई वगैरह हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। जब लाल कोहरा आया तो शायद वे इसी के आसपास थे और जान बचाने के लिए यहाँ भाग आए। तुम्हारी उनसे पटती नहीं है क्या? मैंने उसके लहजे से बात ताड़ ली थी। सुचिंगशु ने खुद पर हंसते हुए कहा, मेरे पापा के सिर्फ एक ही छोटे भाई हैं, यानी मेरे चाचा। पापा ने बचपन से उनका हर तरह से ख्याल रखा, कंपनी के ढेर सारे शेयर्स भी उन्हें दे दिए, लेकिन वो एक नंबर के एहसान फरामोश निकले। दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे मेरे पापा को चेयरमैन की कुर्सी से हटाकर खुद मालिक बन बैठे। और मेरा वो चचेरा भाई तो एक नंबर का आवारा, जुआरी और अय्याश है। मैंने सुनकर समझदारी में सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे किसी अमीर घराने के आपसी झगड़े का नाटक चल रहा हो। लेकिन अब दुनिया का अंत हो चुका था। पुरानी दुश्मनी और रंजिशें अब बेमानी थी। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, ताकत। नीचे उतरो। मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हम दोनों जैसे ही विला के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अंदर से खुल गया। सुचिंगशु से थोड़ी मिलती जुलती शक्ल वाली लेकिन बेहद मामूली और फूहड़ दिखने वाली एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आई। सुचिंगशु को देखते ही वह बढ़ा चढ़ाकर चिल्लाने लगी, अरे ओ मेरी प्यारी भतीजी, तुम आखिरकार वापस आ ही गईं। चाची तो फिक्र के मारे मरी जा रही थी। ये कहते हुए वह सुचिंगशु का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। सुचिंगशु बिना कोई भनक लगे पीछे हट गई और ठंडे लहजे में बोली, चाची। उस औरत के चेहरे पर पल भर के लिए अजीब सी कशमकश दिखी, लेकिन जल्द ही उसने फिर से वही नकली मुस्कान चेहरे पर सजा ली। उसकी नजर सुचिंगशु के पीछे खड़े मुझ पर पड़ी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। मेरे पहने हुए पुराने और फीके पड़ चुके कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में साफ साफ हिकारत और नफरत तैर गई। सुचिंगशु कुछ जवाब देती उससे पहले ही अंदर से एक लापरवाह और बदतमीज आवाज गूंजी, चिंगशु ये कौन है और कौन हो सकता है? इसकी ये कंगाली हालत देखकर ही लग रहा है कि पक्का चिंगशु का कोई गरीब क्लासमेट होगा जो हमारे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने और जान बचाने भागा चला आया है। बात खत्म होते ही ट्रेंडी ब्रांडेड कपड़े पहने और बालों को पीले रंग में रंगे एक नौजवान मुंह में सिगरेट दबाए मटकता हुआ बाहर आया। वही सुचिंगशु का चचेरा भाई वांग वेई था। वांग वेई की हवसी निगाहों ने सुचिंगशु के सुडौल बदन को ऊपर से नीचे तक नापा और फिर उसने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बेहद हल्के लहजे में कहा, ए लड़के, हम यहाँ किसी निकम्मे को नहीं पालते। अगर रुकना ही है तो आगे से इस विला के सारे गंदे और भारी काम तुम्हारे हिस्से ही आएंगे। उसके तहखाने, कक्ष या तिजोरी को खोलने से पहले ही उसके पिता और वह जल्द ही सुपरिवार का सब कुछ अपने कब्जे में लेने वाले थे। सुकिंगशुए जैसी छोटी खूबसूरत लड़की जल्दी या देर से उसकी मुट्ठी में होने ही वाली थी। रही बात इस न जाने कहां से टपक पड़े गरीब लड़ाके की, तो वह उसके लिए एक कुत्ता बनने के लायक भी नहीं था। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज छोड़ डाल दिया और सीधे विला के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग वेई ने जब देखा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो वह गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने मुझे कंधे से धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वांग वेई, तुम क्या कर रहे हो? सुकिंगशुए का चेहरा बदल गया और वह कड़क आवाज में चिल्लाई, वह मेरे जान बचाने वाले हैं। मैंने ही उन्हें यहाँ आने का न्योता दिया है। जरा तमीज से बात करो। वांग वेई एक पल के लिए ठगा सा रह गया। जान बचाने वाले? इसके तुरंत बाद जैसे उसने कोई दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो, वह बढ़ा चढ़ाकर ठहाके मारकर हंसने लगा। ये एक कंगाल, ये तुम्हारी जान बचा सकता है? किंगशुए, तुम डर के मारे पागल तो नहीं हो गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने भी एक एबिलिटी जागृत की है? मैं ही वह इंसान हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ये कहते हुए वांग वेई ने गर्व से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से अचानक शू की आवाज के साथ एक कमजोर सी आग की लपट निकली जो लगभग एक लाइटर की लौ जितनी ही बड़ी थी। देखा तुमने? एफ ग्रेड की क्षमता, पाम फायर, हथेली की आग। अब से मैं एक फायर एलिमेंट का एबिलिटी यूजर हूँ। वांग वेई का चेहरा गर्व से फूला नहीं समा रहा था, जैसे वह खुद को दुनिया में अजेय समझ रहा हो। उसके पीछे खड़ी उसकी अधेदाच उम्र की माँ यानी लियू फेन ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब दुनिया बदल चुकी है और सब गढ़ धब्दा हो गया है। किंगशुए, बात तो सही है। एक अकेली लड़की को सहारे के लिए किसी ताकतवर मर्द की तलाश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे घर का श्याओ वेई बहुत अच्छा है। तुम दोनों ममेरे फुफेरे भाई बहन हो, रिश्ता और गहरा हो जाएगा। कितना अच्छा रहेगा। सुकिंगशुए इन दोनों माँ बेटे की जुगलबंदी सुनकर इतनी घिनौनी महसूस कर रही थी कि उसे उल्टी आने को हो गई। वह पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी लिविंग रूम से एक जानबूझकर बनाई गई रौबदार आवाज आई। ये क्या तमाशा है? ठीक है, अब दरवाजे पर बहस मत करो, उसे अंदर आने दो। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सोने के फ्रेम का चश्मा पहने हुए था, दिखने में पढ़ा लिखा और सभ्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। उसने रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिया हुआ था और वह लिविंग रूम के सोफे से उठ खड़ा हुआ। वह सु किंगशुए का चाचा था, वांग डेफा। किंगशुए, अच्छा हुआ तुम वापस आ गईं। बाहर बहुत अफरात फरी है, जल्दी अंदर आओ और आराम करो। वांग डेफा ने दिखावटी अपनेपन से कहा, लेकिन उसकी नजर मुझ पर से होकर गुजरी। उसकी आंखों में छिपी नफरत और हिकारत ठीक वैसी ही थी जैसी वांग वेई की थी। उनके पूरे परिवार की नजर में मैं बस एक खुशकिस्मत गरीब लड्डीएच का था जो सु किंगशुए के भरोसे यहाँ तक पहुंच गया था। मैंने जैसे इस परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे विला के अंदर चला गया। मुझे सबसे पहले यहाँ के माहौल और रसद सप्लाई की
जांच करनी थी, इन बेवकूफों के साथ वक्त बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं था। मेरे इस पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाले रवैये ने वांग वेई को पूरी तरह से भटका दिया। वांग वेई ने सिगरेट के टुकड़े को जमीन पर बेरहमी से कुचल दिया। इतनी इज्जत रास नहीं आ रही। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक कौन थी। पापा, इस लाड़के को अंदर आने दीजिए, अभी थोड़ी देर में इसे मजा छकाता हूँ। मैं इसे बताऊंगा कि यहाँ का असली मालिक कौन है। वांग डेफा ने अपना चश्मा ठीक किया और कुछ नहीं कहा, जो एक तरह की मूक सहमति थी। उसके हिसाब से भी इस आसमान पर उड़ने वाले नौजवान को शुरुआत में ही एक सबक सिखाने की सख्त जरूरत थी, ताकि वह अपनी औकात पहचान सके। विला में वांग परिवार के इन 3 सदस्यों के अलावा एक लगभग 20 साल की लड़दजकी भी थी, जो एक नौकरानी की पोशाक पहने हुए थी। वह दिखने में साफ सुथरी और मासूम थी और एक तरफ डरी सहमी खदीडी थी। उसका नाम श्याओ लान था। वह यहाँ की रहने वाली इन हाउस नौकरानी थी। लाल कोहरा छाने के बाद वह डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई और लगातार इसी विला में छिपी रही। उसने अंदर आते हुए मुझे देखा और फिर बुरी नीयत से देख रहे वांग वेई के परिवार पर नजर डाली। उसकी मासूम सी सूरत पर गहरी चिंता और खौफ साफ लिखा था। वह महसूस कर सकता था इस दिखने में शांत बंगले के भीतर एक तूफान आने वाला था। मैं बंगले के अंदर चला गया, जैसे अपने ही घर जा रहा हूँ। ड्राइंग रूम में बैठे उस 3 लोगों के परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मैंने सबसे पहले बंगले के नक्शे को ध्यान से देखा। पहली मंजिल पर एक विशाल ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और एक होम थिएटर भी था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर शायद बेडरूम और स्टडी रूम थे। कुल मिलाकर बनावट काफी अच्छी थी। सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक ठाक था। खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच की थी। मेरी नजर आखिरकार किचन की तरफ जाकर टिकी। इस समय मुझे सबसे ज्यादा चिंता राशन पानी की थी। अरे, तुम इसे अपना घर समझ रहे हो क्या इधर उधर ताक रहे हो? वांग वेई ने देखा कि मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में इधर उधर देख रहा हूँ, तो उसे लगा कि उसके रुतबे को कड़ी चुनौती दी गई है। वह कुछ कदम आगे झपटा और एक बार फिर मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया। लड़के, मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के कायदे कानून मानने होंगे। मेरे पिताजी ही यहाँ घर के मुखिया हैं। अब इसी वक्त तुरंत मेरे पिताजी से माफी मांगो, अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगो। वांग वेई ने उंगली उठाई और वह लगभग मेरी नाक को छूने ही वाली थी। सू किंगशुए का चेहरा गुस्से से जम गया। वह तुरंत मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और ठंडी निगाहों से वांग वेई को देखने लगी। वांग वेई, तुम्हारा नाटक बंद होगा या नहीं? ये तुम्हारा नौकर नहीं है, ये मेरा मेहमान है जिसे मैंने बुलाया है। अगर तुमने फिर से इसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उसकी हथेली से बर्फीली ठंडक निकलने लगी और आसपास की हवा का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। ओहो, एक बाहरी इंसान के लिए मुझसे हाथ उठाने को तैयार हो? वांग वेई डरा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि और ज्यादा जोश में आ गया। अरे वाह, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बर्फ जमाने वाली यह ताकत मेरी हथेली की आग को रोक पाती है या नहीं। दोनों बस भिड़ने ही वाले थे कि सोफे पर बैठे वांग देफा ने आखिरकार अपना मुंह खोला। श्याओ वेई, रुक जाओ। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वांग वेई ने आज्ञाकारी बनकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुझे एक बेहद घूरने वाली नजर से देखा। वांग देफा ने शराब का गिलास नीचे रखा और धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। वह मेरे सामने आया और किसी बड़े बुजुर्ग का ढोंग रचने लगा। नौजवान, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किंगशुए के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था, लेकिन अब कयामत का दौर है, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपना चश्मा ठीक किया और उसकी आवाज में एक एहसान जताने का लहजा था। मुझे दिखता है कि तुम एक आम इंसान हो। बाहर की दुनिया में जिंदा रहना आसान नहीं है। ऐसा करते हैं, चूंकि तुम किंगशुए के क्लासमेट हो तो हम भी तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। तुम यहीं रुक जाओ और हमारे छोटे मोटे फुटकर काम कर दिया करो। सामान उठाना, रखना और साफ सफाई कर देना। हम तुम्हें दिन का 3 वक्त का खाना देंगे और यहाँ तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। बताओ कैसा लगा? उसके मुताबिक ये बहुत बड़ा एहसान था। ऐसी किस्मत भला और कहाँ मिलती? उसकी पत्नी लियू फेन ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल, नौजवानों को एहसानमंद होना चाहिए। तुम तो अभी बाहर राक्षसों के आगे दुम दबाकर भाग रहे होते, अगर हमारे परिवार का दिल इतना बड़ा ना होता। चलो जल्दी से मेरे पति को शुक्रिया कहो। एक तरफ खड़ी छोटी नौकरानी श्याओ लैन घबराहट में अपने कपड़े का कोना मरोड़ रही थी। उसे लगा कि यह परिवार हद से ज्यादा ज्यादती कर रहा है। सामने वाला साफ तौर पर उनकी बड़ी मालकिन की जान बचाने वाला मसीहा है और ये लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? सू किंगशुए गुस्से से कांपने लगी। अंकल, आप लोग हद पार कर रहे हैं। क्या आप मेरे जान बचाने वाले के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? अगर यह ना होता तो मैं कभी वापस लौट ही नहीं पाती। किंगशुए, बात को ऐसे मत घुमाओ। वांग देफा ने अपना सिर हिलाया और बेहद गंभीर सा चेहरा बनाकर बोला, हम उसे पनाह दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। इस तबाह हुई दुनिया में खाना और सुरक्षा ही सबसे कीमती चीजें हैं, है कि नहीं? मैं शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल चुप रहा, बस शांति से उसकी बातें सुनता रहा। वह सामने चल रहे इस पूरे परिवार के भद्दे ड्रामे को देख रहा था, जैसे कोई अजीब सा बंदरों का नाच देख रहा हो। मुझे अब समझ में आ गया था कि यह परिवार ठेठ किस्म के कमजोरों को दबाने वाले, ताकतवर से डरने वाले और स्वार्थी बेवकूफों का झुंड है। इनके साथ कायदे कानून की बात करना पूरी तरह से बेकार है। इस तरह के लोगों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है उनके दिलों में खौफ पैदा कर देना। जब वांग देफा की बात खत्म हुई तब जाकर आखिरकार मैंने कोई प्रतिक्रिया दी। मैंने अपनी पलकें उठाई, वांग वेई पर एक सरसरी नजर डाली और शांति से पूछा, तुमने कहा था कि तुमने आग की छिपकली की शक्ति को जगाया है, क्यों डर गए? वांग वेई को लगा कि मैं उसकी इस अजीबोगरीब ताकत से डर गया हूँ, इसलिए वह फिर से हवा में उड़ने लगा। हाँ बिल्कुल, मैं एलिमेंटल सैलामेंडर की शक्ति रखने वाला एक महान इंसान हूँ। उसकी बात आधी ही रह गई और अचानक उसका गला रुंध गया। उसका चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया।
गया और माथे पर मटर के दानों जैसे पसीने की बूंदें छलक आईं। एक असहनीय, बयान न की जा सकने वाली भयंकर तकलीफ अचानक उसके पेट से उठी, जैसे अनगिनत लाल गर्म खंजर उसकी आंतों को बेरहमी से चीर रहे हों। दर्द के मारे वह बुरी तरह दोहरा हो गया। वांग वेई ने अपने पेट को दबोच लिया और उसके मुंह से ऐसी चीखें निकलने लगीं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। इसके तुरंत बाद एक जोरदार आवाज के साथ वह सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखों, कानों, मुंह और नाक से काले खून की पतली पतली धाराएं बहने लगीं। इस अचानक हुए वाकये ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। शाओ वेई, शाओ वेई, तुम्हें क्या हुआ? लियू फेन और वांग देफा होश में आते ही चीखते हुए उसकी तरफ लपके। उसे छुओ मत, मैंने ठंडे लहजे में ये 3 शब्द कहे। मेरी आवाज में जैसे कोई जादू था। वांग वेई को उठाने जा रहे उन दोनों के हाथ वहीं के वहीं जम गए और उन्होंने डर कर अनजाने में अपने हाथ पीछे खींच ली। सभी की सहमी हुई निगाहें अब मुझ पर टिक चुकी थीं। अभी अभी क्या हुआ? उसने तो बस एक फूंक मारी थी और वांग वेई की ये हालत हो गई। ये आखिर कौन सा काला जादू है? तुमने इसके साथ क्या किया? वांग देफा ने कांपती हुई उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। उसके चेहरे की भद्रता और शालीनता का अब नामो निशान मिट चुका था। वहां सिर्फ एक अंतहीन खौफ बचा था। मैंने बस उसे एक सबक सिखाया है। मेरी नजरें जमीन पर तड़प रहे वांग वेई से हटकर धीरे धीरे वांग देफा और लियू फेन के चेहरों पर गईं और आखिर में उस छोटी काम वाली बाई श्याओ लान पर जाकर रुकी, जो डर के मारे थर थर कांप रही थी। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह हर किसी के दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह लगी। अब से इस विला पर मेरा राज चलेगा। मेरी कही हुई बात ही कानून होगी। कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके खिलाफ? मैंने उदासीन नजरों से चारों तरफ देखा, लेकिन मेरी उस नजर में एक ऐसा दबदबा था जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वांग देफा और लियू फेन ने जमीन पर तड़पते और दम तोड़ते अपने बेटे को देखा और फिर सामने खड़े उस ठंडे, बेरहम और किसी यमराज जैसे दिखने वाले नौजवान को देखा। उनके डर के मारे प्राण सूख गए। अब उनमें एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। कोई आपत्ति नहीं है? वांग देफा के होंठ कांप रहे थे। उसने लगभग अपने दांत भींचते हुए ये शब्द कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भीख मांगते हैं, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वह मरने वाला है। लियू फेन तो सीधे रोते बिलखते हुए मिन्नतें करने लगी। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी नजरें सु किंगजू पर टिका दी। आज के लिए बस इतना ही। तो भाई लोग, कैसे हो तुम सब? अगर तुम सब इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ब्लैक स्क्रीन है, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया, इसीलिए ब्लैक स्क्रीन लगा दी।